गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स द यूनिट ऑफ KCZ। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट MCQs अकॉर्डिंग टू अस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस बाय JKSSP लाइक द फॉरेस्टर, द सुपरवाइजर्स एंड द एंट्री जो पाइपलाइन में है. So this is my lecture number 4th. I'm delivering today lecture number 4th, and it's regarding the Indian polity. So let's go to the question number 1 without wasting any further time. I hope आपको बाकी 3 lectures समझ आए हैं, right? So यहाँ पे मैं Indian polity cover कर रही हूँ, ठीक है. आगे further lectures में I'll try to cover Indian history as well, and Jammu and Kashmir के questions based on the Jammu and Kashmir as well. So let's go further. Question number 1. पहला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 1935 का एक्ट वाज बेस्ड ऑन. ये बात आ रही है मॉडर्न इंडिया की, ठीक है. मॉडर्न इंडिया के रिगार्डिंग ये बात चल रही है. अभी हम बात कर रहे हैं व्हेन वी वर अंडर द कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है. इन जो हमारे MCQs हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये उसी पीरियड की बात हुई है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के अकॉर्डिंगली. सो मॉडर्न इंडिया की बात है, हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर है और ब्रिटिशर्स ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट लाया था. अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने लाया, क्वेश्चन कहता है कि ये बेस्ड किस पर था, ये किस पे बेस्ड था. Was it based on the principle of federation and the parliamentary system? कैसे इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरेशन. फेडरेशन माने जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स है सेंट्रल एंड स्टेट में, जैसे इंडिया है आज. Parliamentary system, yes, India is having an Indian parliament which is divided into 2 houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha. Question है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया है ये एक्ट, ठीक है. हम मॉडर्न इंडिया के पीरियड में बात कर रहे हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हैं इस टाइम पर, उस पीरियड की बात चल रही है यहाँ पे. क्या वो एक्ट प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड था? Yeah, that was based on the principle of succession of British India provinces or acceptance of the idea of the Constituent Assembly to draft a constitution or none of the above. So, इतना तो है कि acceptance of the Constituent Assembly to draft the constitution, ये बात तो 1947 में इंडिपेंडेंस मिला है, तो ये उसकी आसपास नियर बाय बात होनी चाहिए, ठीक है. अभी तो 1935 है, अभी तो इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आएगा, राइट, क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा, एंड फर्दरमोर अभी हम लोग स्ट्रगल करेंगे फॉर द इंडिपेंडेंस जो हमें 1947 में मिलेगी, या अभी उसके बीच की बात हो रही है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was based on the principle of federation and parliamentary system. इस एक्ट ने फेडरेशन वाला प्रिंसिपल लाया और पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और इंडिया आज अगर देखा जाए आज़ादी के बाद दे हैव अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम. इज इट क्लियर? पता चला 1935 में जो एक्ट था वो क्या था. अच्छा जी, मोनोपोली. मोनोपोली का मतलब कि किसी एक इंसान के पास या एक के पास किसी भी चीज की पावर है. मोनोपोली बिजनेस करने की पावर है. मोनो मीन्स वन, राइट. सो क्वेश्चन कहता है कि मोनोपोली थी इंडियन ट्रेड करने की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, उसे एबॉलिश किया गया. एबॉलिश भी ब्रिटिशर्स ने ही किया, पर किस एक्ट के अकॉर्डिंगली इसे एबॉलिश किया, क्वेश्चन समझो. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या है. ईस्ट इंडिया कंपनी जब क्योंकि स्टार्टिंग ब्रिटिश क्राउन से नहीं हुई, राइट, स्टार्टिंग इंडिया में एंट्री ब्रिटिशर्स की थ्रू ट्रेड हुई.
कि हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और ये जहांगीर मुगल एम्परर जहांगीर ने फरमान दिया था टू द ब्रिटिशर्स कि आप लोग ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ। उसके बाद स्लोली एंड स्टेडली इन्होंने इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड किया रूलर्स के टाइम पर, और इन्होंने देखा कि एक सेंट्रल पोजीशन की बहुत वीकेंड पोजीशन थी, बिकॉज मुगल एम्परर आफ्टर औरंगजेब कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं था, उसके सक्सेसर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। बंगाल में इनकी एंट्री हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी जो इन्होंने 1757 में लड़ी, ठीक है, उसमें इन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया बंगाल में। हाँ, और इन्होंने अंडरस्टैंड किया कि हाउ द इंडियन सोसाइटी इज वर्किंग, कि यहाँ पर तो कोई यूनियन पावर है ही नहीं, ये लोग अपने में ही काफ़ी बटे हुए हैं, कोई ईस्ट में कोई और रूल कर रहा है, वेस्ट में कोई और रूल कर रहा है, नॉर्थ में कोई और साउथ में तो कोई और ही दिशा में चल रहा है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये नोटिस किया, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंटर थ्रू ट्रेड किया था, डायरेक्टली सिर्फ नहीं बोला था कि हम कॉलोनी बना लेंगे इंडिया को, थ्रू ट्रेड एंटर किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से किया। ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिन्होंने इस्टेब्लिश किया। क्वेश्चन कहता है तो मतलब इंडियन ट्रेड करने की जो मोनोपोली थी, जो पावर्स थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, इसे एबॉलिश कर दिया गया। किस एक्ट से, किस रूल से इसे हटा दिया गया कि मोनोपोली अब जो इंडियन ट्रेड की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं होगी, दैट विल डायरेक्टली कम अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश मोनार्क और ब्रिटिश क्राउन के अंडर ये डायरेक्टली, उनके स्टैम्प के अंदर ये डायरेक्टली आएगा। So that was abolished by your Charter Act of 1813. 1813 में जो चार्टर एक्ट आया, उसमें मोनोपोली जो पावर ईस्ट इंडिया कंपनी की इकलौती पावर थी, एक्सक्लूसिव पावर थी ट्रेड करने की, उसे हटा दिया गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है सेम क्वेश्चन है जैसा हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, कि बताइए कॉलोनियल पीरियड की बात हो रही है, मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है, ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, उसे एंड किस एक्ट ने किया? उसे एंड किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि अगर ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने एंड की तो किसके अंडर गई? फिर ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड करने की मोनोपोली सीधा अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश मोनार्की, ब्रिटिश क्राउन के अंडर ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली इसे अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच में से हटा दिया गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंडिया को आजादी मिली 1947 में, ठीक है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत से नेशनलिस्ट लीडर्स जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया टू गेट दिस फ्रीडम, इंक्लूडिंग मोहनदास करमचंद गांधी, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, लाला लजपत राय, भगत सिंह, एवरीबडी, राइट। हीरोइक रोल था इंडिया को फ्री करने में, और एट द मिडनाइट जब क्लॉक स्ट्रक करती है 12 बजते हैं 14 अगस्त 1947 की, तो इंडिया अवेक करता है टू अ न्यू कंट्री, अ न्यू फ्रीडम जो उसे मिलती है, राइट। कॉलोनियल पीरियड ऑफ 200 साल का ख़त्म हुआ, बट कॉलोनियल पीरियड तो ख़त्म हुआ जो 200 ईयर्स तक चला, पर उसने अपने साथ सो किया था सीड ऑफ कम्युनलिज्म बिटवीन इंडिया, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, जिसकी वजह से दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएट हुई। क्वेश्चन कहता है कि दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंडिया और पाकिस्तान की क्रिएट हुई, पर क्रिएट किस एक्ट से हुई, क्रिएट किस रूल से हुई? दैट वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, राइट। सो ब्रिटिशर्स जो 200 साल की गुलामी थी जब वो ख़त्म हुई इंडिया की, और इंडिया को आज़ादी मिली ऑन 15 अगस्त 1947, वो आज़ादी एट द प्राइस ऑफ आई दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के डिवीजन्स में, जो इंडिया था और पाकिस्तान था, और ये बना था ड्यू टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डायाकी। डायाकी का गलत है स्पेलिंग, इट्स डायाकी, DY, डायाकी। डायाकी का मतलब क्या होता है?
Diarchy means there is a division of power between the center and the state. जैसे अभी भी है, there is a division of power. The states are ruled by chief ministers and the central is ruled by prime minister. So diarchy means there is a division of power between the center and the state. जैसे फेडरेशन जैसे कंसेप्ट है वैसे diarchy है. पर क्वेश्चन है कि बताओ जी इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये कौन से एक्ट में कौन से रिफॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ था. सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड by the Mont and the Ford reform, that is the Montagu and Chelmsford reforms के थ्रू diarchy को इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. So ये रिफॉर्म्स आए थे एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने ये इंट्रोड्यूस किए थे ताकि वो एडमिनिस्टर कर पाए इंडिया को इन अ वेरी गुड वे, राइट. सो ब्रिटिशर्स तो नहीं रहे बट वी हैव टेकन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी ऐसे रिफॉर्म्स और ये एक्ट्स को इनैक्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में टू एक्चुअली एडमिनिस्टर द होल ऑफ द इंडिया इन अ वेरी गुड वे. सो diarchy को इंट्रोड्यूस किया गया अंडर विच रिफॉर्म्स, Montagu and Chelmsford reforms, that is Montagu and Chelmsford रिफॉर्म्स के थ्रू आपके diarchy को इंट्रोड्यूस किया गया. और diarchy का मतलब क्या होता है, diarchy का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बताइए फेडरेशन एक्ट जिस 1935 की जो हम बात कर रहे थे उसमें रेजिड्यूरी पावर्स किसको दी गई थी. पहले तो मुझे ये बताओ कि रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती हैं. कुछ अलग सा नहीं लग रहा. रेजिड्यूरी पावर्स माने, रेजिड्यूरी पावर्स माने जैसे यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि कुछ पावर्स रिटेन की जाती हैं बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, बाकी सबको अथॉरिटीज़ के बाकी अदर जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. दैट इज़ द रेजिड्यूरी पावर्स. मतलब करता धरता एक ही रहता है बट बाकी पावर्स दी जाती है, बट जो अगर फाइनल से अगर आप कहें तो वो एक ही की रहती है. ठीक है. तो जो इंडियन एक्ट आता है 1935 का, उसमें रेजिड्यूरी पावर्स किसको दी गई थी. उसमें रेजिड्यूरी पावर्स दी गई थी टू योर गवर्नर जनरल. गवर्नर जनरल का एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो था. गवर्नमेंट जनरल को काफ़ी इम्पॉर्टेंट पावर्स रिटेन करने को दी गई थी, बाकी सबकी डिस्ट्रीब्यूशन अदर अथॉरिटीज के बीच में की गई थी. क्वेश्चन नंबर 7. इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल बना फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट. ये थोड़ा सा एमसीक्यूज थोड़े डिफिकल्ट है क्योंकि थोड़े से टेक्निकल है और बात हम कॉलोनियल पीरियड की कर रहे हैं. इंडियन लेजिस्लेचर जो था वो बाई कैमरल पहली बार कैसे बना. बाई कैमरल का मतलब क्या है, जैसे अभी भी इंडियन लेजिस्लेचर जो इंडियन पार्लियामेंट है आपकी वो बाई कैमरल है, वो लोकसभा और राज्यसभा में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इंडियन लेजिस्लेचर वाज बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकेम बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. बाइकैमरल का मतलब दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाउसेस, 2 हाउसेस में डिवाइड हुआ है. अभी भी हमारे पास लोकसभा है, लोअर हाउस एंड द अपर हाउस दैट इज योर राज्यसभा. सो द बाइकैमरलिज्म वाज द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड. किसके एक्ट के अकॉर्डिंग इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1990. 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम. Which of the following act was described by Jawaharlal Nehru as the Charter of Slavery? कौन सा ऐसा एक्ट था जो अकॉर्डिंग टू द हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर जवाहरलाल नेहरू ने डिस्क्राइब किया एज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी कि ये एक्ट है, ये गुलामी का एक्ट है, इसमें एक्चुअली हमारे पास कोई पावर है ही नहीं. दैट वाज योर चार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935. देखो क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 बिल्कुल बेस्ड था ऑन द फेडरेशन एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट एक्चुअल पावर्स इंडियंस के पास थी ही नहीं. सिर्फ 12 to 14%
इंडियंस के पास पावर थी कि वो वोट कर सके, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट कर सके। सिर्फ पूरे इंडियन पॉपुलेशन को कंसिडर करो और सिर्फ 12 से 14% के पास ये पावर है। मोर ओवर रेजिडरी पावर तो गवर्नर जनरल को दी थी, वो रिटेन कर रहा था। इंपॉर्टेंट तो डिस्ट्रीब्यूट उनमें की हुई थी, तो जो बाकी जो इतनी इंपॉर्टेंट पावर्स नहीं थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी बाकी अथॉरिटीज़ में। जो एक्चुअल पावर्स थी, जो एक्चुअल अथॉरिटी थी, वो अभी भी गवर्नर जनरल के पास थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस ओपिनियन के थे वो कि जो ये एक्ट है ना, ये जो एक्ट है जो फेडरेशन और पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, जो ये सब चीज़ें इंडियंस को दे रहा है, दैट इज नथिंग बट एक्ट ऑफ स्लेवरी। ये सिर्फ गुलामी का एक्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, कौन से ईयर में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ना गलत है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। सो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बताओ जी किस ईयर में ना इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। देखिए जी, देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन एडॉप्शन एंड इनैक्ट करना। लागू करना और एडॉप्ट करना, अपनाना। हाँ, अपनाना और किसी भी चीज को लागू करना में ना बहुत दो फर्क है। क्वेश्चन यहाँ पे ना एडॉप्शन का आ रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली आपकी 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गई थी, ठीक है। बट इन्होंने बोला, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर ऑफ द ओपिनियन कि हम लोग वेट करेंगे 26 जनवरी का 1950 में हम इसे लागू करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? क्या ये कोई चीज चेक कर रहे थे? Were they checking something? Were they of the opinion कि let's wait for 2 more months? क्या वापस ब्रिटिशर्स के आने का कुछ था, संभावना थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली 26 जनवरी का अपना एक सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में। 26 जनवरी का क्या सिग्निफिकेंस है? लाहौर सेशन 1930, 29 और 30 में लाहौर सेशन हुआ, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स यूनाइट हुए, ठीक है। जो आपकी नेशनलिस्ट थे वो डिवीजन थी दो में, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एक मॉडरेट थे। समझना, मॉडरेट्स जो थे दे बिलीव इन द वे ऑफ गांधी, नॉन वायलेंस के थ्रू हम लोग वी विल गेट द इंडिपेंडेंस। एंड एक्सट्रीमिस्ट वर ऑफ द ओपिनियन कि ये बहुत ही स्लो है, दे वॉन्ट गेट द इंडिपेंडेंस, वी हैव टू यूज द वायलेंस, वी हैव टू यूज मार धार करनी पड़ेगी तभी हमें आज़ादी मिलेगी। पहली बार 26 जनवरी लाहौर सेशन में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स इकट्ठे हुए, यूनाइट हुए, राइट। और ये ओपिनियन में थे पहली बार कि नाउ वी आर गोइंग टू आस्क फॉर द पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें सिर्फ डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, जो पहले मॉडरेट्स मांग रहे थे काफ़ी सालों से कि पॉलिटिकली हमें फ्रीडम दे दो, पॉलिटिकली फ्रीडम दे दो, हम लोग गवर्न करेंगे इंडियंस को, दैट दे वर आस्किंग डोमिनेंट स्टेटस। इक्वली हम इम्पोर्टेंट हैं एज द ब्रिटिशर्स, तो हमें एक पॉलिटिकली हमें रिकग्निशन दे दो, दैट व्हाट द मॉडरेट्स वर आस्किंग। बट पहली बार दोनों को समझ आया कि वी विल एक्ट टुगेदर। लाहौर सेशन में दे यूनाइटेड और 26 जनवरी को गुहार लगाई गई फॉर द पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की गुहार लगाई गई। दैट इज वाई, और 26 जनवरी को इन्होंने एज्यूम कर लिया कि हम लोग इसे 26 जनवरी को हम मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे। 1929-30 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आज़ादी में 17-18 ईयर्स थे। सो दैट इज हाउ 26 जनवरी का एक अपना महत्व था, अपना इम्पोर्टेंस था। सो दे वेटेड फॉर 2 months टू इनैक्ट ऑन दैट 26 जनवरी। एडॉप्ट कर चुके थे, पार्लियामेंट एडॉप्शन कर चुकी थी। इसमें आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए था, किसी को भी हटाकर 1949। एडॉप्शन आपकी एडॉप्ट उसे अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 में, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में, राइट। सो एडॉप्शन की जहां पे बात आएगी वहां पे हम लोग 1949 की बात करेंगे। इनेक्शन की जहां पे इनैक्ट करने की बात आएगी, केम इनटू फोर्स की जहां पे बात आएगी, वहां पे हम बात करेंगे
1950 की। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा ऐसा मेंबर है जो कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? पहले तो जी क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वाज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आई 1946 में, आज़ादी से पहले। इसने कहा कि लेट्स फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, लेट्स फॉर्म अ इंटरिम गवर्नमेंट जिसमें इंडियंस ही बैठेंगे, एंड यू स्टार्ट ड्राफ्टिंग योर कॉन्स्टिट्यूशन, यू स्टार्ट ड्राफ्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन जिस पे इंडिया एज अ कंट्री की फाउंडेशन रखी जाएगी। सो दैट वाज अ कैबिनेट मिशन व्हिच केम। क्वेश्चन कहता है कि बताओ इसमें से कौन सा मेंबर नहीं था? लॉरेंस वाज अ मेंबर, क्रिप वाज अ मेंबर, अलेक्जेंडर वाज अ मेंबर, साइमन वाज नॉट अ मेंबर। जॉन साइमन मेंबर नहीं थे, साइमन कमीशन बहुत पहले आ चुकी थी, गो बैक साइमन पहले हो चुका था, राइट? So Simon was not a member. Lawrence and Cripps and Alexander was a member of cabinet mission. Which of the following biggest source है constitution का? हमने बाकी सारी कंट्रीज से भी कॉन्स्टिट्यूशन, काफ़ी अदर कंट्रीज से हमने बहुत अलग अलग चीज़ें उठाई हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसे इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उठाए हैं, सिंगल सिटीजनशिप हमने यूनाइटेड किंगडम से उठाई है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का तरीका दैट इज़ थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन हमने आयरलैंड से उठाया है, राइट? सो बहुत सी अलग अलग चीज़ें, कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, very different things we have taken from very other countries of the world. यहाँ पे है कि biggest source कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? That was ironically that was जिसे चार्टर ऑफ स्लेवरी पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, that was 1935. स्लेवरी वो इसलिए था क्योंकि वो इंडियंस को पावर नहीं दे रहा था। एज सच एक्ट वाज वेरी गुड। एक्ट का जो बेसिक था वो इंडिया एज अ कंट्री को चलाने के लिए बिल्कुल दुरुस्त था। बस ये था कि वो अपने ब्रिटिशर्स वर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स बीइंग इन द पावर, नॉट गिविंग द इनफ पावर टू द इंडियंस। ठीक है, तभी जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये एक्ट है, चार्टर है स्लेवरी का। यहाँ पे बिगेस्ट सोर्स बट कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से सबसे ज्यादा लिया गया है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया ना वो फोर्स वाला, कि बताओ जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में कब आया? मैंने बताया एडॉप्शन में कब, अगर एडॉप्शन का एडॉप्शन पूछेंगे तो क्या लिखोगे? 26 नवंबर 1949। और केम इनटू फोर्स क्या इनैक्ट करने की बात आए, लागू करने की बात आए तो हम आएंगे 26 जनवरी 1950 में। क्लियर? चले जी 13th, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे सेटअप हुआ था? किस एक्ट ने आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सेट किया था? पहली बार इंडिया में लाया गया था कि एक एपेक्स कोर्ट बनेगी जो जुडिशरी के सबसे हाई ऑफ द लेडर पे रहेगी, दैट विल बी द सुप्रीम कोर्ट। ये अंग्रेजों ने ही किया, बट किस एक्ट के अकॉर्डिंगली दे हैव डन इट? दे हैव डन इट with the help of regulating act of 1773 ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट माना, और that was set up in India with the regulating act of 1773. चले, कौन थे चेयरमैन of the Union and Power Committee of the Constituent Assembly of India? Who was the chairman of the Union and Power Committee of the Constituent Assembly of India? पहले तो मुझे बताओ कि Constituent Assembly of India क्या थी? Constituent Assembly of India कैबिनेट मिशन प्लान ने एस्टैब्लिश की थी। नाइनटीन 46 में, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। सो अकॉर्डिंग टू दैट, आई एम सो सॉरी, अकॉर्डिंग टू हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी? द यूनियन पावर कमेटी वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, the first prime minister. He was the chairman of the union power committee of the constituent assembly. चले जी, question number 15. what was the basis of constituting the constitution
कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। क्या बेसिक था, किस चीज ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को इस्टेब्लिश किया इंडिया में, व्हाट वाज द बेसिक? इतना तो क्लियर होना चाहिए अभी तक कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी गई थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी कैबिनेट मिशन प्लान ने जो 1946 में आए थे, जिसमें अलेक्जेंडर क्रिप्स वर द मेंबर्स। एंड क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का महत्व, क्या था? टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस, टू सेट अप द कॉन्स्टिट्यूशन जिसपे फाउंडेशंस ले डाउन की जाए इंडियन सोसाइटी के लिए। उसका बेस क्या था? द बेस वॉज द कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आई, राइट? That was the basis for constituting the Constituent Assembly of India. चले easy one, 16th कहता है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट कब किया गया था? एडॉप्शन इन नाक में तो इतनी बार हमने अब ग्रिल कर लिया है कि क्लियर ही होगा कि एडॉप्ट कब किया है। हमने उसे एडॉप्ट किया है जी 26 नवंबर 1949 में। हमने अपने भारतीय संविधान को इंडियन पार्लियामेंट में गोद में लिया गया 26 नवंबर 1949 और उसे फोर्स में लाया गया, इनाक्ट किया गया, लागू किया गया, दैट वाज 26 जनवरी 1950। 17th पहली मीटिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई, जो कैबिनेट मिशन प्लान ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाई, जिसमें सिर्फ इंडियंस थे, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी आपके बी आर अम्बेडकर थे, चेयरमैन ऑफ द पावर कमेटी आपके जवाहरलाल नेहरू थे, राइट। उनकी फर्स्ट मीटिंग का प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट फर्स्ट मीटिंग जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई, जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अकॉर्डिंगली बनाया गया, उसका प्रेसिडेंट, उसको प्रिसाइड पहला किसने किया? पहली मीटिंग, दैट वाज योर सच्चिदानंदा सिन्हा। He was the member who presided over the first meeting of Indian Constituent Assembly. The last one, Constituent Assembly ने started functioning कैसे की? फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। Constituent Assembly कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी 1946 में, तो इसकी जो अगर फंक्शनिंग होगी वहीं पर उसी 46 में ही स्टार्ट हुई होगी। सो द Constituent Assembly बनी थी विद द पर्पस, एक इंटरिम गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स अभी बाहर नहीं निकले थे, अभी टोटल फ्रीडम नहीं मिला था, एक प्रपोजल हुआ था जो कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आई थी, जिसके तहत इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने थे, फाउंडेशन सेट करना था जिस पर इनको इंडिया एज अ कंट्री को गवर्न करना था। उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट की गई 9 दिसंबर 1946। इसमें आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लोग जुड़े थे, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, right, Vallabhbhai Patel. These were the very important people who were a part of the Constituent Assembly then. So it started its functioning from 9 December 1946. I hope इस लेक्चर के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आया जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कब फोर्स में आई, कब अडॉप्शन हुई, कैसे स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 का क्या एजेंडा था, क्यों लाया गया, बेसिक सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ से उठाया गया, राइट। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर इट. So best of luck for your examinations and have a nice day. Bye.